तकलीफ है, इसमें कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं, कब्ज का आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से क्या कारण है और मॉडर्न साइंस के अनुसार कॉन्स्टिपेशन के क्या कारण है। अगर आपने कॉन्स्टिपेशन भाग 1 वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिले। चलिए अब फिर से आयुर्वेद पे आते हैं और देखते हैं कि कब्ज़ की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हमने जितने भी कारण आपको बताए तो उनको आपको दूर करना होगा। आपके लाइफस्टाइल में, आपके खान पान में आपको चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप इन आदतों को बिना चेंज किए अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई डॉक्टर आपकी बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुद को प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप दवाई ले रहे हैं तो वो दवाइयाँ आपको मदद ज़रूर करेगी, लेकिन उस दवाइयों के साथ आपने ये जो आपकी लाइफस्टाइल है, ये जो आपका खान पान है, इनमें परहेज़ करना, इनमें कुछ चेंजेस करना ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आयुर्वेद में जो उठने का समय बताया है वो ब्राह्म मुहूर्त बताया है। उन्होंने कहा है ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत। तो ये कब का समय है? तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे हमें उठ जाना चाहिए। अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठ सकते तो कम से कम 6 बजे के पहले तो भी हमें ज़रूर उठना है, क्योंकि 6 बजे के पहले का जो समय है वो ये वात का है। तो यहाँ पे वात का जो अनुलोमन कार्य है वो सुखपूर्वक होता है। आपकी जो मल प्रवृत्ति है, मल वेग है, वो इस समय अगर आप उठ जाते हैं तो ये सुखपूर्वक यानी आराम से हो जाएगा। और आयुर्वेद में दिनचर्या में सबसे पहले शौच विधि यानी मल मूत्र का विसर्जन बताया है। इसमें कोई भी पानी पीने के लिए नहीं बताया है, ना तो ऊषपान बताया है, ना आपको चाय कॉफ़ी पीने की कोई ज़रूरत है। सिर्फ उन्होंने सबसे पहले शौच विधि बताया है। इसमें एक बात और है कि किसी किसी को इस मल का वेग भी आता है, लेकिन वो उसका धारण करते हैं। उनको कभी आलस आता है या फिर ऐसे लगता है कि थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। तो आयुर्वेद ने ये वेग धारण करने के लिए बहुत ही यानी इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट बताए हैं। अगर आप मल के वेग का धारण करते हैं तो काफ़ी सारी बीमारियां भी आपको हो सकती है। तो जब भी आपको इसका वेग आए तो आपने तुरंत जाना चाहिए। अगर आपके पेट साफ होने का कोई समय नहीं है तो जैसे हम बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं वैसे ही खुद को भी ट्रेन करना है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसको अडॉप्ट करने के लिए आपको कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करने की ज़रूरत है, तो आप वो कर सकते हैं। इसके साथ ही कमोड की जगह आप इंडियन स्टाइल जो टॉयलेट की सीट है वो आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही में स्क्वेटिंग पोजीशन यानी उकड़ू बैठ के स्टूल पास करनी, ये अच्छी तरह से मलवेग को शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ही बेस्ट पोजीशन है। हाँ, लेकिन जो लोग वृद्ध है या जिनको जोड़ों से संबंधित विकार है, घुटनों में दर्द है, तो वो लोग अगर कमोड का इस्तेमाल भी करेंगे तो भी चलेगा। आपकी दिनचर्या में प्राणायाम, योग या कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी का ज़रूर समावेश करें। इसके साथ ही जब तक आपको अच्छी भूख ना लगे तब तक खाना ना खाए। खाना कैसा खाए? तो घर में बना हुआ ताज़ा सात्विक हल्का खाना खाए। खाना जो है आपका वो बैलेंस डाइट हो। इसमें जो आप दालें इस्तेमाल कर रहे हैं वो छिलके वाली दालें आप इस्तेमाल करें। सभी तरह के फलों का समावेश भी आपके खाने में रखें, और ये फल भी आपके आसपास उगने वाले, आपको आसानी से मिलने वाले फलों का आप सेवन करें। इसके साथ ही खाने में आप घी का सेवन करें। देखिए, जब आंतों में रुक्षता बढ़ जाती है, वातदोष बढ़ जाता है और उसके कारण से स्टूल बहुत हार्ड होता है, तो उसमें स्निग्धता लाने के लिए तेल या घी की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं तो शुद्ध देसी गाय का घी आपके खाने में इस्तेमाल करें, या फिर आप खाने में ऊपर से तेल भी ले सकते हैं। आपको फ्राइड आइटम नहीं लेने हैं, यानी आपको तला हुआ नहीं लेना है, ना तो आपको खाना पकाते समय उसमें बहुत ज़्यादा तेल डालना है। आपको तेल जो लेना है वो आपको ऊपर से कच्चा तेल लेना है। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो आते हैं उसमें स्निग्धता आएगी, आपका जो मल तैयार होगा उसमें स्निग्धता रहेगी, और जो आंतों की जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट है, जो पेरिस्टालसिस है, उससे जो मल है वो अच्छी तरह से आगे सरक के जो आपकी स्टूल है वो भी अच्छी तरह से पास होगी। तो ये जो तेल या घी है ये आपको बहुत मदद करेगा। अगर आप खाने में घी नहीं ले सकते
तो आपने रात को सोते समय आप गर्म पानी में 2 चम्मच गाय का घी डाल के भी ले सकते हैं। इससे भी आपकी आंतों में स्निग्धता हो आएगी और दूसरे दिन आपको अच्छी तरह से जो स्टूल है वो अच्छी तरह से पास होगी। पानी पीने के भी बहुत सारे नियम आयुर्वेद में बताया है। सबसे सिंपल जो नियम है वो है कि आपको जब भी प्यास लगे तो उसके हिसाब से पानी पीजिए। सिर्फ पानी पीना है इसलिए भर भर के पानी ना ले, क्योंकि अत्यंबु पानी यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम पानी पीते हैं तो ये भी अग्निमांद्य का यानी हमारा जो पाचक अग्नि, पचन करने वाला अग्नि है, उसको ये मंद करता है। उसके साथ ही आप जब खाना खा रहे हैं तो बीच बीच में घुट घुट पानी आप ज़रूर लें, इससे आपके खाने का पचन भी अच्छा होगा। और एक और बात है कि आपको खाने से संबंधित और भी काफ़ी सारे नियम हैं कि खाने के पहले आपने कितनी देर पानी पीना है या खाने के बाद कितनी देर पानी पीना है। तो इसमें बहुत सारे नियम हैं। इन नियमों से संबंधित हमने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको खाना खाने का मन नहीं करता, इतनी भूख नहीं लगती या खाने का पचन अच्छा नहीं होता या खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आती है, एसिडिटी होती है, तो इन सब के लिए आपके घर में ही एक बहुत अच्छी औषधि है, वो है सौंठ। जो ड्राई जिंजर है उसका सेवन आप कर सकते हैं। आपको सौंठ का जो चूर्ण है उसका अपने पाव चम्मच आप खाने के आधा से 1 घंटा पहले ले सकते हैं। इसे आप मिश्री के साथ भी ले सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। आयुर्वेद ने जो पेट साफ करने की दवाइयाँ है उसको 4 प्रकारों में, इसके 4 प्रकार उसके बताए हैं। उसमें अनुलोमन, त्रंसन, भेदन, विरेचन ऐसी औषधियाँ बताई है। और जो आपकी प्रकृति है, जो आपके बीमारी का जो उसके लक्षण है उसके अनुसार ये दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए, किसी को अगर पेट साफ होता तो है लेकिन पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और बहुत ही माइल्ड लैक्सेटिव चाहिए यानी मृदु विरेचन औषधि उनको चाहिए, तो वो आपके घर में काला मनुक्का जो है आप उसका सेवन कर सकते हैं। या फिर जो मुलेठी है, मुलेठी का चूर्ण आप 1-1 चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं। या फिर अविपत्तिकर चूर्ण है, उसको भी खाना खाने के पहले 1-1 चम्मच 2 बार आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अगर किसी को स्टूल बांध के नहीं आता, उसमें बहुत स्टिकीनेस रहती है, बहुत चिकनापन रहता है, तो वो लोग त्रिफला चूर्ण या हरट का चूर्ण ले सकते हैं। देखिए, त्रिफला के जो गुण है उसमें रुक्ष गुण है, तो ये जो स्टिकीनेस है, ये जो पिछलता है उसको वो कम करेगी। तो आप रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण हल्के गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। लेकिन जिनको हार्ड स्टूल होती है यानी बहुत कड़क स्टूल होती है, उन्होंने त्रिफला नहीं लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी रुक्ष गुणात्मक है, तो इसका सेवन उन लोगों ने नहीं कराना है। इनके लिए हमने जो पहले बताया कि खाने में आप घी का या तेल का इस्तेमाल करो, वो इनके लिए बहुत सही है। अगर उसके बाद भी आपको पेट साफ नहीं होता तो फिर आप एरंड तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा आप चिकित्सक से पूछ के तय करें, क्योंकि आपकी प्रकृति के अनुसार और आपकी बीमारी की वो सिवियरिटी के अनुसार भी आपको इसकी मात्रा बताई जाएगी। तो इस तरह से कॉन्स्टिपेशन में अलग अलग चिकित्सा दी जाती है, कोई भी एक चिकित्सा सबके लिए नहीं दी जाती। और उसके साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर आप लैक्सेटिव यानी पेट साफ करने वाली दवाइयाँ अगर आप लेते हैं तो उससे भी आपके आंतों में बहुत रुखापन, बहुत रुक्षता बढ़ेगी। तो इसको हमेशा चिकित्सक की सलाह से उनके परामर्श के अनुसार ही आप इन दवाइयों का सेवन करें। जिन लोगों को कोई भी दवाई लेने के बाद भी पेट साफ नहीं होता और वो पथ्य का पालन भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका अगर पेट साफ नहीं होता, तो उनके केस में फिर बस्ती चिकित्सा बहुत ही अच्छी चिकित्सा है। बस्ती चिकित्सा में औषधियों से सिद्ध तेल या काढ़े गुदमार्ग से यानी एनल रूट से शरीर में डाले जाते हैं। ये वैसे कहा जाए तो ये एनिमा जैसी प्रोसीजर है, लेकिन ये एक आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त विधि है, तो ये भी बहुत लाभदायक है और कब्ज़ के लिए आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो आज के वीडियो में हमने आपको जितने भी उपाय बताए उस पर आप अमल करके ज़रूर देखिए। आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, उससे राहत पाने के लिए, उसे जड़ से ठीक करने के लिए यही एक चिकित्सा है। तो इस पर अमल करके ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।